क्लास 10th इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर है दूसरा हमारा राज्य एवं राष्ट्र की आय। आइए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्न। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला है सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो कब की बात की गई है, 2008 से 9 साल की प्रति व्यक्ति आय हमें बताना है। देखिए यहाँ पे हम नज़र डालते हैं, यहाँ पे 2008-9 में भारत के प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय है 25,494 रुपये है। ठीक है, यानी एक साल की। तो ऑप्शन नंबर हमारा भी सही हो गया। दूसरा है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। कब कहा जाता है, देखिए भारत का जो फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है, यानी वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च तक चलता है, यानी अगले साल के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। इसके बाद तीसरा है भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है। देखिए भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा गोवा की यहाँ की गई है, तो सीधे तौर पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए चौथा सवाल क्या है, बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है। तो बिहार के पटना जिले के सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय आंकी गई है और सबसे कम कौन सा है, शिवहर का है। पांचवा है उत्पादन एवं आय की गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो ये सहज भी होती है, वैज्ञानिक भी होती है, व्यवहारिक भी होती है, जीवन में लागू भी होता है। तो ये तीनों हमारा विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला सवाल, बिहार की डैश प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। तो कितने प्रतिशत आबादी जो है गरीबी रेखा के नीचे है, यानी उसे कहा जाता है बीपीएल। ठीक है, यहाँ पे नज़र डालेंगे हम 41.4% जो आबादी है वो गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है, यानी बीपीएल रेखा जो होती है 0.4%। दूसरा देखिए क्या है, उत्पादन आय एवं डैश एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। तो देखिए उत्पादन आय और व्यय ये तीनों क्या करते हैं, चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। तो हमें भरना है व्यय यानी खर्च। तीसरा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है, तो वो वृद्धि ही होती है। ठीक है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। क्यों होती है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय जो है वो राष्ट्रीय आय यानी कुल जनसंख्या से भाग देकर ही निकाली जाती है। ठीक है, ये हमारा पूरा हुआ। 4 नंबर देखिए, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से विकास की क्रिया पूरा होता है। तो हम यहाँ करेंगे विकास यानी डेवलपमेंट का क्रिया पूरा हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय बढ़ती है। राष्ट्रीय आय तभी बढ़ेगी जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। ठीक है, तो उससे वो देश विकसित हो जाता है। पांचवा है बिहार में वर्ष 2008 से 2009 के बीच कुल घरेलू उत्पाद डैश प्रतिशत हो गया। कितना प्रतिशत हो गया, तो हम यहाँ पे देखेंगे कुल घरेलू उत्पाद में ये आंकड़े हैं। 2003 में देखिए इतना हो गया, 2004 में हमें बताना है 2008 से 2009 के मध्य 11.03%। तो हम भरेंगे 11.03%। देखिए हमारा तीसरा है सही और गलत का हमें चयन करना है। पहला है राष्ट्रीय आय एक दिए हुए, ठीक है, राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था के उत्पादन शक्ति की मापती है। तो ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आय क्या होती है, एक वित्तीय वर्ष में एक देश के कुल सेवाओं से, ठीक है, उत्पादन से, तो सभी प्रकार से जो रुपया पैसा आता है उसकी माप होती है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। दूसरा है उत्पादन आय, जो उत्पादन आय होती है एवं व्यय एक चक्रीय समूह निर्माण नहीं करती, बिल्कुल गलत है। तो उत्पादन आय हो गया, व्यय हो गया, ठीक है, तो वो क्या करती है, चक्रीय समूह का निर्माण करती है। ठीक, इस तरीके से देखिए ये रहा। यहाँ पे कहा गया है नहीं करती, इसका मतलब ये गलत हो गया, करती है। तीसरा, भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका यानी यूएसए की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। क्या ये सही है, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, कम है। चौथा 4 नंबर देखिए हमारा, दादा भाई नौरोजी के अनुसार। इसके बाद देखिए चौथा सवाल, दादा भाई नौरोजी के अनुसार सन 1968 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। ठीक है, यानी एक साल में एक व्यक्ति 20 रुपये कमाता था। प्रति व्यक्ति आय की बात हो रही है, कब, 1968 में। तो यहाँ पे देखिए भारत में सबसे पहले देखिए 1868 में, ना कि 1968 में। कितनी थी, तो ये 20 रुपये थी। ये बिल्कुल सही हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा
सही हो गया। इसके बाद देखिए पांचवा, बिहार के प्रति व्यक्ति आय में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। बिल्कुल सही है। बिहार में उतना तो कल कारखाना है नहीं, फैक्ट्रियाँ है नहीं, तो आय का साधन क्या है लोगों का, वो तो खेती ही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही होगा हमारा। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे 4 नंबर में संक्षिप्त रूप हमें बताना है। ठीक है, यानी फुल फॉर्म बताना है। जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, उसी तरीके से पीसीआई। ठीक, देखिए यहाँ पे उत्तर लिखने से पूर्व यहाँ पे देखिए जीडीपी का होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। इसके बाद देखिए क्या है, जीएनपी का है। ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। इसके बाद है क्या, एनएनपी, उसका है नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। इसी तरीके से देखिए नेशनल इनकम हो गया, प्रति व्यक्ति आय हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, वगैरह वगैरह सभी दिए गए हैं। तो आइए, तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे। पहला है जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पीसीआई पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, ये जनसंख्या और प्रति व्यक्ति आय की गणना के यही काम करते हैं संस्था। जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनआई नेट इनकम, ठीक है, या नेशनल इनकम दोनों हो सकता है। ईडीआई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इंटीग्रेशन यानी आर्थिक विकास एकीकरण। समझ में आ गया, तो ये आपका फुल फॉर्म हो गया सबका। अब इसके बाद हमारा प्रारंभ होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसकी संख्या 7 है। आइए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। आय से आप क्या समझते हैं, इनकम क्या है, उसकी परिभाषा हमें करनी है। देखिए हम इनकम की परिभाषा ऐसे करेंगे, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है, जो उसे वेतन मिलता है, जो उसे मेहनताना मिलता है, वो आय कही जाती है, इनकम कही जाती है। समझ में आ गया, कोई व्यक्ति शारीरिक काम करे, मानसिक काम करे, जो बदले में पैसे मिलते हैं, वो आय हो गई उसकी। देखिए अगला सवाल हमारा दूसरा क्या है, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। देखिए जीडीपी को समझना काफ़ी आसान है। एक देश के सीमा के अंदर, जैसे हम बिहार की बात करें तो बिहार के जितने भी भौगोलिक सीमाएं हैं, जितने भी ज़िले हैं, उसके अंतर्गत प्रायः एक वर्ष में, लेखा वर्ष जो होता है, में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य, जो इनकम होती है, जो इनकम सृजन किया जाता है, तो उस देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहा जाता है। क्लियर हुआ आपका, यही आपकी परिभाषा हो गई जीडीपी की। अब इसके बाद हमारा तीसरा सवाल, प्रति व्यक्ति आय क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है। अगर प्रति व्यक्ति आय कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी हम परिभाषा ही करेंगे, राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय निकलता है। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे करेंगे, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, वो प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम कही जाती है। ठीक है, तो आपको ये पूरा लिख लेना है, राष्ट्रीय आय बटे देश की जनसंख्या। देखिए चौथा सवाल, भारत में सबसे पहले सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब की गई और किनके द्वारा की गई, वो बताना है। तो हमारा उत्तर होगा, देखिए पूछा जा रहा है कब की गई, तो हम लिखेंगे भारत में सबसे पहले सन 1868 में की गई। किसके द्वारा की गई, ये भी पूछा जा रहा है, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। और इन्होंने बताया कि प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपये बताया। ठीक है, वार्षिक आय। तो बस यहाँ तक कर लेने हैं। देखिए पांचवा सवाल, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। तो इसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वमान्य प्रमाणिक संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा की जाती है। ठीक है, देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, 6 नंबर, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का हमें वर्णन करना है संक्षेप में। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, देखिए राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयाँ निम्नलिखित है। पहला है आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई आती है, तो इसके बारे में थोड़े से आपको लिख लेना है। फिर दूसरा है दोहरी गणना की संभावना हो जाती है, तो यहाँ तक कर लेना है। और तीसरा है मूल्य के मापने में कठिनाई आती है, तो यहाँ तक कर लेना है। तो 3 कठिनाइयाँ आती हैं।
इसके बाद देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक है 7, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। देखिए आय का गरीबी के साथ सीधा संबंध है। अगर किसी व्यक्ति की आय ज़्यादा है तो वो गरीब तो हुआ ही नहीं, अगर आय कम है तभी तो उसे गरीब कहा गया। तो इसका संबंध प्रत्यक्ष रूप से है। तो आइए इसका उत्तर हम लिखते हैं। तो यहाँ से हम इसका उत्तर करेंगे, गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उसमें गरीबी है, गरीबी के कारण उसकी आय कम है। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों की पैदाइश यानी जन्म अधिक होता है, फलतः अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाती है। इसका मुख्य कारण है आय ही। ठीक है, गरीब का यह चक्र अनवरत चलता रहता है। तो इसका आशय यह है कि गरीब ही गरीबी को जन्म देती है, यानी आय का सीधा संबंध समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। पहला है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। तो पहले बताना है कब किया और जो किया वो किस उद्देश्य से किया, क्या रीज़न था स्थापित करने का। ठीक है, देखिए इसका उत्तर काफ़ी सरल है। हम यहाँ से करेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 में प्रोविसी महालनोबिस, ठीक है, अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था, जिसका उद्देश्य जो हमें बताना है भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक कर लेने हैं लॉन्ग क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए। देखिए अगला सवाल हमारा, राष्ट्रीय आय की परिभाषा हमें करनी है। इसकी गणना की प्रमुख कौन कौन सी विधियां हैं वो भी बताना है। काफ़ी सरल प्रश्न है ये। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय की परिभाषा हम लिखेंगे। राष्ट्रीय आय का मतलब है किसी देश में, जैसे भारत में, एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं के कुल मूल्य से लगाया जा सकता है। सेवाओं का मतलब क्या हुआ, देखिए मानव क्या है, एक के संसाधन भी है तो अपनी सेवाएं देता है, तो कुल उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं के मूल्य से लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में एक वर्ष में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी एक साल में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से जो मूल्य प्राप्त हुआ वो राष्ट्रीय आय हो गया। तो राष्ट्रीय आय गणना करने की विधि बताना है। फिर देखिए हम यहाँ से करेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना करने की 5 तरीके होती हैं। कौन कौन से होती हैं, ये पहले बात आपको लिखनी है, ये लाइन। तो सबसे पहले है गणना विधि। ठीक है, उत्पादन गणना विधि। इसमें क्या होता है कि इसकी गणना जब उत्पादन के योग से की जाती है तो उत्पादन गणना विधि हो गई। ठीक है, दूसरी कौन सी विधि है, आय गणना विधि। कब की जाता है, देखिए जब राष्ट्र के व्यक्तियों के आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो आय गणना विधि हो गई। ठीक, अब इसके बाद व्यय गणना विधि तीसरा हो गया, तो इसके बारे में आपको लिख लेना है। ठीक, और चौथा, अब इसके बाद देखिए मूल्य योग विधि, व्यवसायिक गणना विधि। इस तरीके से 5 विधियाँ हो गई। ठीक, तो यहाँ तक कर लेने हैं। इसके बाद देखिए तीसरा, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, इसको आपको नोट डाउन कर लेने हैं। चौथा सवाल देखिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह लाभप्रद है, वर्णन करें। तो सबसे पहले आपको ये लाइन लिखना है। देखिए किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए उस देश की राष्ट्रीय आय को जानना आवश्यक है। ठीक है, और राष्ट्रीय आय देश के आर्थिक विकास का सहज मापदंड है। तो पहले आपको ये लाइन लिखनी है। अब उसके बाद फिर हम यहाँ से करेंगे, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन होने से इसका प्रभाव लोगों के जीवन पर पड़ता है। क्या पड़ता है, राष्ट्रीय आय वास्तव में देश के अंदर पूरे वर्ष में उत्पादित शुद्ध उत्पत्ति को कहते हैं। ठीक है, लेकिन उत्पत्ति में वृद्धि तभी होती है जब उत्पादन से अधिक श्रमिक को लगाया जाए। इस प्रकार जैसे जैसे उत्पादन वृद्धि होगी वैसे वैसे बेरोजगार लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा, श्रमिकों का वेतन बढ़ेगा, उसकी आय बढ़ेगी, उसका जीवन शैली पहले से अच्छा होगा। इसके बाद देखिए पांचवा, विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्रति व्यक्ति आय महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से व्यक्तियों का विकास संभव हो सकेगा और आर्थिक विकास से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। ठीक है, अगला सवाल, क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है। जी बिल्कुल करती है। हाँ, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय की गणना राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित करके ही की जाती है। ठीक है, यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से हमने सारे प्रश्न को हल कर लिए। ठीक है, धन्यवाद।